तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि अभी हमने प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट को शुरू किया था, उसमें हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नाम के चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें एक एक कर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें पढ़ते जा रहे थे। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है किन सब्सटेंसेस का होता है और किन टिश्यूज की सहायता से होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये हमने जाना था। किस डायरेक्शन में होता है इन सब चीज़ों को हमने समझा था। अब किन प्रक्रियाओं से होता है उसे हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो 11.1 में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 11.1.1 डिफ्यूज़न। एनसीईआरटी कहता है मूवमेंट बाय डिफ्यूज़न इज़ पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो प्लांट में जनरली डिफ्यूज़न प्रक्रिया से सब्सटेंसेज का मूवमेंट कब कब कराया जाता है। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न एक पैसिव प्रक्रिया होती है, आपको इसे अंडरलाइन करना है, यानी कि इसमें किसी भी किस्म का मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं इस्तेमाल होता। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की सहायता से, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जिस तरफ वो चीज़ ज़्यादा है उससे जिस तरफ वो चीज़ कम है उस तरफ वो खुद ब खुद मूव कर जाता है। तो इस प्रक्रिया को डिफ्यूज़न कहते हैं, जो कि एक पैसिव प्रक्रिया है। इसमें एनर्जी की सहायता नहीं पड़ती, एक्टिव प्रक्रिया इसीलिए नहीं है, पैसिव है। तो इन दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू दी अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो जैसे कि सेल के अंदर ही एक पार्ट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूवमेंट होता है तो उसे भी डिफ्यूज़न कहेंगे। ऐसे ही सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल उसके मेम्ब्रेन को पास करते हुए अगर सब्सटेंसेज मूव कर जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, तो इस तरीके के मूवमेंट को भी क्या कहा जाएगा, डिफ्यूज़न कहा जाएगा। ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज, इन दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या समझ में आया कि बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेज में जो सब्सटेंसेज का मूवमेंट होता है वो डिफ्यूज़न प्रक्रिया से होता है। फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेज ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, या फिर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जैसे कि ये दो सेल्स हैं मानो, ये तीसरा सेल है मानो, तो इन सेल्स के बीच में छोटे छोटे थोड़े थोड़े कुछ स्पेसेज मौजूद होते हैं, खाली जगह मौजूद होता है। तो इन स्पेसेस से अगर बाहर की तरफ वो इवापोरेट कर जाता है गटेशन प्रक्रिया से, तो उसे भी क्या ही कहेंगे, उसे भी कहेंगे कि डिफ्यूज़न हुआ। तो इस तरह से मतलब चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेसेज में हो लीफ के, वहाँ से अगर वो बाहर चला जाता है तो भी उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न प्रक्रिया ही कहते हैं। तो मेनली आपको अंडरलाइन करना है शॉर्ट डिस्टेंसेज। और नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। तो डिफ्यूज़न इज पैसिव कहना ही एनर्जी की ज़रूरत ना पड़ना को डिफाइन करता है। इन डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन, द नेट रिजल्ट बिंग सब्सटेंसेज मूविंग फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसा कि आपने कभी अगर गैसेज को विजुअली देखा होगा, यानी कि एनिमेशंस में, तो आप क्या पाएंगे कि छोटे छोटे बल्स की तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर 3 डायमेंशन में वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जाहिर सी बात है डिफ्यूज़न गैस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डिफ्यूज़न वर्ड, तो काफ़ी इस तरह से रिलेट करते हुए एग्जांपल दिया गया आपको। तो मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन, तो मॉलिक्यूल्स रैंडम फैशन में मूव कर रहे होते हैं। द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेज मूविंग फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर टू लोअर। लेकिन
जो नेट रिज़ल्ट होता है डिफ्यूज़न के दौरान वो ये होता है कि जिस तरफ वो ज़्यादा होते हैं उससे जिस तरफ वो कम है उस तरफ वो मूव करते जाते हैं। जैसे कि मानो सपोज़ इधर 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 मूव कर रहा है, फ़र्क मॉलिक्यूल फ़र्क लेकिन इधर भी बढ़ता जा रहा है। ये अगर मानो पूरा एक सेल है और ये मानो दूसरा सेल है, तो इधर तो वो अपने रैंडम फैशन में मूव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो उसका नेट मूवमेंट है वो दूसरे सेल की तरफ भी तो हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो ये डिफ्यूज़न प्रक्रिया है इसमें मॉलिक्यूल्स होने को तो रैंडम फैशन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो नेट रिज़ल्ट होता है मूवमेंट का वो दरअसल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा होता है। तो आपको अंडरलाइन करना है। और मॉलिक्यूल्स रैंडम फैशन, नेट रिज़ल्ट हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है। और बार बार आपको इन्हीं अंडरलाइंड वर्ड्स को बार बार पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ मुँह-ज़बानी याद हो जाएगा, बिना देखे याद हो जाएगा। और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम तो आप फास्ट जब इसे एक बार देखकर रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम टाइम में ये आपको रिकल होता जाएगा और आप 10-15 मिनट में ही एक चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह से पूरे बुक को आप कंप्लीट कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। एक स्लो प्रक्रिया होता है, जाहिर सी बात है इसमें एनर्जी तो नहीं लगा है कि जो पुश कराए, बस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ये होता है। नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि मतलब अगर एनिमल ही है, लिविंग है तभी उसमें, या फिर प्लांट है लिविंग है तभी उसमें ये डिफ्यूज़न होगा। ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में भी पाया जाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कि गैसेज जो होते हैं, अगर किसी सिलेंडर में गैस है, कोई छोटा सा छेद आप उसमें कर दीजिए, जाहिर सी बात है गैस जिस तरह से बलून से निकलता है बस उसी तरह से उसमें से निकलेगा। तो वही तो है डिफ्यूज़न। तो वहाँ कहाँ वो लिविंग सिस्टम आया? जाहिर सी बात है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से भी डिफ्यूज़न होता पाया गया। तो इस तरह से डिफ्यूज़न जो है लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। तो डिफ्यूज़न स्लो प्रोसेस, नॉट डिपेंडेंट लिविंग सिस्टम, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और बार बार बिना देखे बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहता है डिफ्यूज़न इज़ ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड्स। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से गैस में होता है, एग्जांपल जैसे कि दिया था। और लिक्विड्स में जाहिर सी बात है जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, ये दूसरा सेल है उसका साइटोप्लाज्म है, तो इससे दूसरे में मानो इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं और क्या है कि इसमें सॉल्वेंट की कमी है, तो इस तरफ से सॉल्वेंट मूव कर जाएगा, लिक्विड्स मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से चाहे गैस हो, गैसेज और ये चाहे लिक्विड्स हों, इन दोनों के लिए डिफ्यूज़न वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इनके मूवमेंट के लिए। बट डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स इज़ मोर लाइकली रैदर देन ऑफ सॉलिड्स। लेकिन सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं पाया जाता, बल्कि हाँ ये हो सकता है कि सॉलिड्स का डिफ्यूज़न हो रैदर देन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का डिफ्यूज़न हो सकता है। जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट लेवल्स पर देखा जाए अगर उन्हें, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेल में मूव करते हैं तो उनका भी डिफ्यूज़न ही तो हो रहा होता है। तो यानी कि सॉलिड का भी डिफ्यूज़न हो सकता है, लेकिन सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं होता किसी भी सॉलिड में। जैसे कि सपोज ये बुक है, बुक का जो एक पेज है, इसमें मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न नहीं होता। डिफ्यूज़न खास करके लिक्विड्स और गैसेस से जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद में डिफ्यूज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट। तो इससे पहले आपको अंडरलाइन करना है डिफ्यूज़न ऑब्वियस गैसेज लिक्विड्स को। उसके बाद में बट डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स इज़ मोर लाइकली रैदर देन ऑफ सॉलिड्स। तो आपको मेनली ही डिफ्यूज़न ऑब्वियस गैसेज सॉलिड लिक्विड्स पर अंडरलाइन कर लेना है। डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स फॉर गैसेज मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो डिफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है प्लांट के लिए भी, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्लांट बॉडी में गैसेज मूवमेंट हो पाता है। जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन लिया जाता है प्लांट
के स्टोमाटा द्वारा, लीव्स के स्टोमाटा द्वारा, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, फिर जो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, या फिर रेस्पिरेशन जब करता है तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो बहरहाल गैसेस का मूवमेंट इन एंड आउट जो कुछ भी होता है प्लांट्स में, इसमें डिफ्यूज़न का एक बड़ा रोल होता है। स्टोमाटा नाम के पोर से जो गैसेज निकलते हैं, बाहर जाते हैं, इन या फिर आउट होते हैं, वो यही डिफ्यूज़न प्रक्रिया से ही उनका आना जाना होता है। तो इस हिसाब से डिफ्यूज़न भी प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफ्यूज़न प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी। Diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure। तो सपोज ये दो सेल्स हैं, उनके बीच में ये उनका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो डिफ्यूज़न कितना फास्ट होगा पर सेकेंड, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पास होंगे, रेट के माने कितना डिफ्यूज़न का रेट होगा, ये चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि जो मेम्ब्रेन है परमिएबल कितना है, कितना वो चीज़ों को जाने दे रहा है आसानी से। दूसरा चीज़ ये है कि जो कंसंट्रेशन है, ग्रेडियंट है, वो कितना, यानी कि एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, लेकिन क्या ये लगभग बराबर हैं, या फिर ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा बहुत कम है तो यानी कि कंसंट्रेशन बहुत, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, अब बहुत फास्ट मूव करेगा। लगभग बराबर हैं अगर, तो कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के कंसंट्रेशन में, तो स्लोली मूव करेंगे। तो इस तरह से कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट का कंसंट्रेशन, इसके बाद में जो है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर से भी जो सेल्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के सिकुड़ते और फैलते हैं, जो मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर भी कुछ असर पड़ता है, उनके रफ्तार पर। तो जाहिर सी बात है। और प्रेशर पर, अगर किसी एक सेल में ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा पुश करेगा। तो इस तरह से मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, इसके अलावा जो है ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, इन 4 वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है और उसके बाद में डिफ्यूज़न रेट्स को अंडरलाइन करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये था सारा जो कि डिफ्यूज़न के बारे में ज़रूरी था जानना इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी दूसरा मीन्स या फिर दूसरा तरीका क्या बताता है ट्रांसपोर्ट का, दूसरा प्रक्रिया क्या बताता है, प्रोसेस क्या बताता है। तो 11.1.2 में फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात की गई है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, अ ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूज़न टू अकर। जाहिर सी बात है, जैसा कि पहले ही जिक्र आ चुका है कि डिफ्यूज़न होने के लिए एक सेल से दूसरे सेल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चीज़ों का डिफ्यूज़न होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी होता है। यानी कि एक तरफ कुछ ज़्यादा, एक तरफ कुछ कम, उनके कंसंट्रेशंस में डिफरेंस का होना ज़रूरी होता है, तभी वो ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ मूव कर जाते हैं। ये कह रहा है द डिफ्यूज़न रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सबस्टेंसेज। ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंसेज डिफ्यूज़ फास्टर, और जो साइज़ है सब्सटेंस का उस पर भी डिफ्यूज़न का रेट डिपेंड करता है। अगर बड़े साइज़ का है तो जाहिर सी बात है वो आहिस्ते आहिस्ते मूव करेगा, छोटे साइज़ का है तो बहुत फास्ट मूव कर पाएगा लाइट वेट होने की वजह से। तो इस तरह से डिफ्यूज़न रेट, साइज़ ऑफ सब्सटेंसेस पर आप इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। द डिफ्यूज़न ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सोल्यूबिलिटी इन लिपिड्स। जाहिर सी बात है, जो मेम्ब्रेन होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स, उनमें वो फॉस्फोलिपिड्स ही तो होते हैं। प्रोटीन मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट बनाता है किसी भी मेम्ब्रेन का वो तो फॉस्फोलिपिड है, यानी कि एक किस्म का लिपिड होता है। तो लिपिड में वो आने जाने के, इन एंड आउट करने के कितने काबिल हैं, कितने ऑल्सो डिपेंड सोल्यूबिलिटी इन लिपिड्स, लिपिड्स में कितने वो सोल्यूबल हैं, कितने आसानी से घुल मिल जाते हैं, निकल आते हैं बाहर, अंदर चले जाते हैं, इस पर भी उनका जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड करेगा।
द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी मेम्ब्रेन का मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है लिपिड, तो लिपिड से कितना वो घुलनशील है, कितना सोल्यूबल है, इस पर भी जो है उस सबस्टेंस का डिफ्यूज़न का रेट डिपेंड करेगा। सबस्टेंस सेज सोल्यूबल इन लिपिड्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, जो सोल्यूबल होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ कर पाते हैं। सबस्टेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड, जबकि कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि हाइड्रो के माने होता है वाटर और फिलिक के माने होता है लविंग, वाटर लविंग, यानी कि वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। तो वो भी लगभग कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, उनका जो है पास कर पाना मेम्ब्रेन से मुश्किल होता है। तो आपको कुछ इस तरह से अंडरलाइन करना है, हाइड्रोफिलिक मोइटी डिफ़िकल्ट टू पास, देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड, ऐसे किस्म के सबस्टेंसेस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है, उसे सहयोग करना पड़ता है मूवमेंट में। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में डिफ़िकल्ट टू पास, फैसिलिटेटेड। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट व्हिच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं यही वो साइट्स होते हैं उन मेम्ब्रेन्स में। जैसा कि हमने कहा कि जो एक मेम्ब्रेन है मैक्सिममली वो लिपिड का बना हुआ होता है, लेकिन इसके अलावा भी उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, जो भीतर एम्बेडेड होते हैं उस लिपिड में, उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। जो बाहर होता है, सरफेस पर मौजूद होता है, उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना जानिए कि यही जो प्रोटीन्स होते हैं इन लिपिड वाले मेम्ब्रेन्स में, यही वो साइट्स होते हैं, यही वो रास्ते देते हैं जिनके ज़रिए से वो जो पोलर मॉलिक्यूल है या फिर लिपिड से ज़्यादा सोल्यूबल ना होने वाला मॉलिक्यूल है, सबस्टेंस है, वो भी मूव कर पाए एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, एक साइड से दूसरे साइड। तो यही चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, जैसे कि प्रोटीन्स साइट्स सच मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट फैसिलिटेटेड हो चुका। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स साइट्स सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कराने के लिए प्रोटीन्स ही होते हैं मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स साइट्स की तरह काम करते हैं। अब कैसे करते हैं हम उन्हें जानेंगे, एक एक कर फिगर में भी देखेंगे। दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी सेट अप बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का माने ये नहीं होता है कि मतलब प्रोटीन की सहायता से प्रोटीन ने उन्हें रास्ता दे दिया तो वो बिना कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के ही चले जाएं, पास कर जाएं, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो लिपिड से पास नहीं कर सकते थे तो उन्हें उनके पासेज के लिए प्रोटीन ने उन्हें रास्ता दिया, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है। एक सेल में कोई एक सबस्टेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे में कम होना चाहिए। जब उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तभी वो जिस तरफ ज़्यादा है उससे जिस तरफ कम है उस तरफ वो पास कर जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो है नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स। इस तरह से आप अंडरलाइन कर इसे बार बार रिपीट करिए। और इसी प्रक्रिया को ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन्स एक जो है कैरियर की तरह, एक जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह, एक ट्रांसपोर्ट पाथ की तरह काम करते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेज का मूवमेंट हो रहा है, तो ये नेचुरल चीज़ है। इसके लिए आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होगा।
तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न विथआउट ATP, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न cannot cause net transport of molecules from a low to high concentration, this would require input of energy। लेकिन अगर बात उल्टा हो, जिस तरफ कंसनट्रेशन ज़्यादा है उस सब्सटेंस की और इस तरफ मानो उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन कम है, तो कम वाले कंसनट्रेशन की तरफ से ज़्यादा कंसनट्रेशन होने वाले की तरफ अगर उस सब्सटेंस को मूव कराना है तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के होने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अगर टैंकी में पानी भरा हुआ है, टैंक अगर छत पर है, हाइट पर है, तो पानी खुद ब खुद नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको टंकी तक पानी पहुंचाना है, हाइट तक पानी पहुंचाना है, तो आपको ज़रूर एनर्जी लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा, मोटर चलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो पानी ऊपर तक पहुंचेगा। या फिर किसी और बहुत बड़े हाइट पर अगर पानी है तो वहाँ से अगर आता है तो वो खुद ब खुद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर उससे छोटे हाइट में खुद ब खुद वो चढ़ जाता है। तो यानी कि जो प्रक्रिया है ये है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ वो खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन अगर कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ अगर उसे भेजना है उस सब्सटेंस को, तो एनर्जी ज़रूर लगाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कानट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? लो टू हाई कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, सैचुरेशन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की जैसे कि फ़ायदा ये है कि एक पाथ दे दिया प्रोटीन ने, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारे जितने भी पाथ्स हैं वो सब ऑक्यूपाइड हो जाएं, जैसे कि मानो ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, यहाँ से भी खूब रफ्तार से जो है मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, यहाँ से भी पास हो रहे हैं, यहाँ से भी पास हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंतज़ार करेंगे कि कब ये खाली हो तब हम भी पास होने हों या फिर पास होने को पाएँ। ये इधर से तो नहीं जा पाएंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि जब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट रेट कब मैक्सिमम हो जाता है, जब सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, यानी कि उनका यूज़ हो रहा होता है। अब फर्दर अगर मानो यहाँ कोई एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और होता जो कि खाली होता, तो जो मॉलिक्यूल्स इधर से नहीं जा पा रहे हैं, इधर से नहीं जा पा रहे हैं, इधर से नहीं जा पा रहे हैं, वो इससे चले जाते। तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट के रेट को इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में जो है प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स का सैचुरेशन होना भी तय करता है। अगर सैचुरेटेड हो चुके हैं तो अब जितना रेट है बस उतना ही रहेगा, अगर सैचुरेट नहीं हुए हैं तो अब रेट बढ़ता जाएगा उनका, अभी और ज़्यादा मात्रा में वो पर सेकेंड ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यही चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज्ड या फिर सैचुरेशन। तो इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है और बार बार इसे रिवाइज करना है, इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, देखकर बिना देखे और बिना देखे इसे याद करना है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट अलाउज सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। यानी कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है किसी भी चीज़ का ये डिफ्यूज़न नहीं कराता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स किसी भी चीज़ को नहीं पास होने देते हैं, बस कुछ चंद चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट ये कराता है। तो आपको फैसिलिटेटेड और डिफ्यूज़न पर अंडरलाइन करना है और स्पेसिफिक पर अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद में इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स विच रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन्स। ये खास कर ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं पास होने देगा, ऐसे केमिकल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जो कि उन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर से पाथ से ही जाकर रिएक्ट करने लगें, उनका फंक्शन इनहिबिट कर दें, जैसे कि रिएक्ट विथ दी प्रोटीन साइड चेन्स।
इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ऐसे किस्म के इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स से या फिर कंपाउंड्स को तो बिल्कुल नहीं पास होने देगा जो कि रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन्स, उन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के साइड चेन से ही रिएक्ट करने लगें और उसे डिस्ट्रॉय करने लगें। तो ये चीज़ है। तो आपको सेंसिटिव इनहिबिटर्स इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है द प्रोटीन फ्रॉम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन फिगर्स में कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक चैनल की तरह, एक गेट की तरह काम कर रहे हैं जिसके थ्रू से ये मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल इंटर कर पा रहे हैं अंदर की तरफ। ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल यहाँ बाहर था, यहाँ देख लीजिए आप कि बाहर से अंदर आ चुका है, इनर साइड ऑफ सेल, आउटर साइड ऑफ सेल से इनर साइड ऑफ सेल, और ये है मेम्ब्रेन, ये है लिपिड्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ अंडरलाइन कर लेना है चैनल्स, सम प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स, इस तरह से आपको करना है। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। इनमें से कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों को मूव कराने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना पड़ता है, जिन्हें कंट्रोल किया जाता है। कब ज़रूरत पड़ती है उन्हें खोला जाता है, जब नहीं ज़रूरत होती है तो उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो सम चैनल्स ऑलवेज ओपन, अदर्स कंट्रोल्ड, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना और बार बार प्रैक्टिस करना है। सम आर लार्ज अलाउिंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस, कुछ तो बहुत बड़े होते हैं और वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को, फ़र्क किस्म के मॉलिक्यूल्स को भी पास होने देते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को ही पास होने देते हैं, लेकिन मतलब फ़र्क मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं। जैसे कि कोई एक जो वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उससे कोई एक ही किस्म का मॉलिक्यूल जनरली पास होता होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते होंगे कुछ जिनमें फ़र्क किस्म के मॉलिक्यूल्स भी उसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ही पास कर जाते होंगे। तो यही मतलब कहना चाह रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस इतना समझना है कि सम लार्ज, कुछ ऐसे बड़े होते हैं जिनमें वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस, ठीक है। द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म large pores in the outer membranes of the plastids, mitochondria, some bacteria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through। तो पोरिन्स दरअसल ऐसे क्या कहते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लार्ज पोर्स की तरह काम करते हैं और आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। किन के आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं? हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिड होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसके भी आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है, लेयर इसको सराउंड कर रहा होता है, इसके भी आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। इसी तरह जो है बैक्टीरिया के भी मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, इनके आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर कवरिंग में पाए जाएंगे, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। तो बस इसी तरह जो है पोरिन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि लार्ज पोर्स बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया में। और इन पोर्स के साइज़ के बराबर साइज़ का प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो है इनसे पास हो सकता है। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साइज़ के बराबर का मॉलिक्यूल्स भी इनसे पास हो सकता है। स्मॉल प्रोटीन के साइज़ का मॉलिक्यूल्स भी इनसे पास हो सकता है। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है पोरिन्स प्रोटीन्स, लार्ज पोर्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया। उसके बाद में साइज़ ऑफ स्मॉल प्रोटीन, छोटे प्रोटीन के साइज़ के मॉलिक्यूल्स को भी ये पास होने देते हैं। इतना बड़े बड़े ये पोर्स होते हैं। अब इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि जो ये प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली छोटे तो नहीं होते हैं। यहाँ जैसे छोटा, कंपैरेटिवली छोटा और प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंपैरेटिवली छोटे साइज़ का प्रोटीन होगा तो वो भी इनसे पास हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। फिगर 11.1 shows an extracellular molecule bound to the transport protein. The transport protein that
then rotates and release the molecule inside the cell. Example, water channels made up of 8 different type of aquaporins. तो जैसा फिगर 11.1 में आप देख सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। तो इसमें क्या कहता है एनसीईआरटी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मॉलिक्यूल्स बाउंड हो रहे हैं, ये क्या होते हैं टू दी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। इसके बाद में ये इनसे पास इस तरह से नहीं होने देता। यहाँ दिखाया है कि मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पहुँच रहा है, लेकिन सपोज ये इस तरह से पास होता है, यहाँ पर जाकर ये जितने भी प्रोटीन्स, इन ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जाकर यहाँ कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद में अंदर से ही इसे रोटेट होता है और ये इनसाइड द सेल पहुँच जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। तो क्या कहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बाद में रोटेट्स, रिलीज मॉलिक्यूल इनसाइड। बस इतना आपको अंडरलाइन करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि रोटेट होकर मॉलिक्यूल्स को पास कराते हैं, उनमें एक्वापोरिन्स शामिल हैं, जो कि फर्दर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ, इनमें मतलब वाटर चैनल्स शामिल हैं। ऐसे किस्म के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि रोटेट होकर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स में वाटर चैनल शामिल हैं, जो कि फर्दर 8 फ़र्क किस्म के एक्वापोरिन्स से बने हुए होते हैं, एक्वापोरिन्स। तो आपको अंडरलाइन करना है वाटर चैनल 8 एक्वापोरिन्स, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग आधे घंटे का हो चुका है। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, खुशी के साथ दीजिए। अगले वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स को 1 बाय 1 करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।